किसानों का जो आंदोलन है वो लगभग 1 महीना उसको हो रहा है। बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर कहाँ पर कमी रह गई, और बार बार जब कृषि सुधारों की बात होती है तो ऐसे में क्या सुधारों को लेकर ये स्थिति बनेगी। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे और योजना आयोग के सदस्य रहे सोमपाल शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सोमपाल जी, सवाल सवाल मेरा ये है कि कृषि सुधारों को लेकर या इस पूरी व्यवस्था में बदलाव को लेकर बात दशकों से हो रही है, तो क्या सरकार जो कोशिश कर रही है उसमें जो किसानों का विरोध है, क्या कहीं संवाद की कमी रह गई या फिर कहीं कोई दिक्कत है आपके हिसाब से? दिक्कतें और भी हैं और संवाद की कमी भी है। आपने सही सही कहा। कठिनाई वरुण जी यह रही है सदा से, वर्तमान सरकार की नहीं बल्कि जितनी भी सरकारें भारत में रही हैं, कि कृषि के महत्व को तो सब स्वीकार करते रहे और उसके लिए कृषकों की जितनी प्रशंसा की जाती थी कि ये भारत गांवों में बसता है, किसान तो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, सुरक्षा का उसके जिम्मे है, खाद्य सुरक्षा उसके जिम्मे है, परंतु किसान की समस्या का समग्र, समेकित और दीर्घकालीन, तीनों शब्द में बहुत सोच समझ कर प्रयोग कर रहा हूँ। समग्र, समेकित और दीर्घकालीन उपाय उसके सुधार में किसी ने नहीं किए। यदा कदा जैसी समस्या आती रही उसका समाधान करते रहे। मूलतः अब तक भारत की कृषि के संबंध में सरकारी नीति केवल एक बात से प्रेरित रही है कि बहुत लंबे समय तक, खास तौर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, भारत खाद्यान्नों की कमी से जूझता रहा है। तो जितनी भी नीतियां बनी और जितने भी सरकारी कार्यक्रम बने, वे सब इसी बात को देश में, इसी बात को सामने रखते हुए बने कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। और चाहे वो तकनीकी परिवर्तन रहा हो, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात रही हो, अथवा खाद्य वितरण की बात रही हो, भंडारण की, सब एक ही बात से प्रेरित रहे हैं। और सुखद बात यह है कि भारतीय किसान ने उनका समुचित उत्तर दिया और भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाया खाद्यान्न के मसले में, जबकि पहले वो निर्यात के ऊपर निर्भर रहता था, जिसे हम शिप टू माउथ रेजीम कहते थे। 51 से 66 तक अमेरिका से EL 480 के तहत बड़ी मात्रा में अनाज आता था। तो न केवल आत्मनिर्भर बनाया बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न भारत से निर्यात हो रहे हैं और दूसरी खाद्य वस्तुएं। तो किसी भी सरकार ने, मेरा आपके सवाल का जवाब ये है कि उसके अंग्रेजी में कहें तो पीस नील, टुकड़े टुकड़े, आंशिक उपाय तो किए, समग्र, समेकित और दीर्घकालीन उपाय किसी भी सरकार ने नहीं किए। वर्तमान सरकार भी उसमें सम्मिलित है। जी सोमपाल जी, लेकिन एक एक जो बुनियादी सवाल है, इस वक्त जो किसान या आम जनता आपको सुन रही है, अगर ये किसान हित में कानून है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? क्या व्यवस्थाओं में कोई कमी है? बहुत महत्वपूर्ण और सटीक सवाल किया वरुण जी आपने। ये जो दुविधा है, ये जो द्वैत है कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि पूरे इतिहास में इतने बड़े सुधार कभी किसी ने नहीं किए, और दूसरी तरफ जिस वर्ग को का इससे आप हित साधन करने की बात कर रहे हैं, वही वर्ग उसको नकार रहा है। तो क्या कारण है? ये बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी आयरनी कि आप जिस वर्ग का सुधार करना चाहते हैं, जिसका हित साधन करना चाहते हैं, वही उसको मानने को तैयार नहीं है। तो क्यों है ऐसा? इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह यह है कि 2014 में वर्तमान सरकार में जो दल सत्ता में बैठा है, उसने बहुत बड़ा प्रचार किया एक बहुत बड़ी सिफारिश का, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी। संयोग से मैं ये भी बता कि उस आयोग का सबसे पहला अध्यक्ष मैं ही बना था। जब मैंने इससे त्याग पत्र दिया तब डॉक्टर स्वामीनाथन बने थे। और ये जो सिफारिश थी हम फाइल पर पहले लिख चुके थे, पर हम प्रतिवेदन नहीं दे पाए थे, तो हमारी पार्टी बीजेपी हार गई थी और मैंने इस्तीफा दिया था। उसमें ये था कि C2 की लागत के ऊपर 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाएंगे, जिसको मोटे रूप से
भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव से पहले जोर शोर से प्रचार करके कहा कि हम इस सिफारिश को लागू करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात थी और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला और सरकार सत्ता में आ गई। तो जब एक वर्ष तक नहीं किया तो कोई एक किसानों के पक्ष से सर्वोच्च न्यायालय में लोकहित याचिका लेकर चले गए कोई लोग। उसके उत्तर में सरकार ने एक हलफनामा, एक शपथ पत्र, एक एफिडेविट दाखिल कर दिया कि वर्तमान संसाधनों में संभव नहीं है। तो अगर संभव नहीं था तो इतने गैर जिम्मेदार वायदा आपने लिखकर क्यों किया था? तीसरी घटना जब हुई कि 2016 में इन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि हम किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। तो पूछा लोगों ने कि उसका रोड मैप क्या है और कब तक करेंगे, उसका समय तो बताइए। तो कहा 2022 तक करेंगे। तो वर्तमान में अगर आप वरुण जी देखें तो जो CACP के कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस और नीति आयोग के सरकारी आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि 2013 में जो रियल इनकम थी फार्मर की, उससे अब तक 30% घटी है। नॉमिनल नहीं, रियल इनकम। और एक साल बचा है उसमें, तो कहीं कोई लक्षण नहीं लग रहे हैं कि आप उसको बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे। एक साल में कैसे करेंगे? चौथी घटना और बता दूं कि इसके बाद 2018 आया। 2018 की दूसरी छमाही में रबी की फसल घोषित करते समय सरकार ने ये कह दिया कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी, और उसमें भी एक चुंगी काट ली, मैं देसी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, कि जो C2 का लागत स्तर था उससे नीचे A2 जमा FH को जोड़कर कर दिया। जी, सरकार ने ये कह दिया सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आयोग की सिफारिश लागू कर दी, और उसमें तो उस दावे को आज तक करते जा रहे हैं जबकि ये सत्य नहीं है। जो C2 का लागत स्तर था उससे नीचे A2 जी सोमपाल जी, एक सवाल और है मेरा। वो सवाल ये है कि एक आम धारणा जो बन रही है या दिख रही है वो ये कि ये आंदोलन एक क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष के जो लोग हैं क्या वहीं तक सीमित है? इसको क्या इस नजरिए से देखा जा सकता है? देखिए, उसमें सत्यता है, पर उसका एक ऐतिहासिक कारण है वरुण गोयल जी। कारण यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद ही केवल हरियाणा और पंजाब में होती रही है। बाकी किसानों को तो इससे वंचित रखा गया, उनको तो इसके नुकसान का पता ही नहीं, वो तो नुकसान में ही रहते रहे। और ऐतिहासिक तौर से भी आपने देखा कि किसानों का सत्याग्रह जब भी हुआ, किसानों का आंदोलन जब भी हुआ, यही उत्तर भारत के 2 राज्य और ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता था। बाकी जगह का किसान तो इतना कमजोर है कि उसकी ये बेचारे की स्थिति नहीं है। वो राजनीतिक रूप से भी कमजोर है, सामाजिक रूप से भी कमजोर है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है। तो यहाँ अगर हो रहा है तो पहले भी सारे आंदोलन यही हुए हैं, और इन आंदोलनों के कारण जो लाभ मिलने थे वो सब जगह मिलने चाहिए थे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है, ये डेडलॉक क्यों खत्म नहीं हो रहा है? ये संवाद जो डिरेल हुआ है, अगर किसान यस नो पर कोई मतलब किसान कह रहे हैं जी कानून वापस लीजिए, सरकार कह रही है हम बदलाव को तैयार है, तो ऐसे में डेडलॉक कैसे टूटेगा? देखिए, डेडलॉक तो टूटेगा समाज में या किसी भी तंत्र में जो सत्ता के शीर्षस्थ स्तर पर बैठा होता है, उसकी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी होती है। तो जो संवादहीनता का वातावरण बनाया वो वर्तमान सत्ताधारी पक्ष ने बनाया, और उन्हीं का उत्तरदायित्व है कि इस डेडलॉक को वो तोड़े। ये उनका काम है कि किस प्रकार से वो किसान को आश्वस्त करें कि नहीं, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त नहीं कर रहे हैं, और CACP की जो लागत आकलन की का जो फार्मूला है उसमें मामूल परिवर्तन करेंगे, और जो निजी मंडी और व्यापारी आएंगे उनके नियमित मंडी के समकक्ष दिया जाएगा, और उनमें भी फैक्टरेंगे। लोगों की आशंका वाजिब है कि जब प्राइवेट ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स और एक्सपोर्टर्स बड़े पूंजीपति आएंगे तो कुछ समय हो सकता है वो थोड़ा सा मार्जिनल मूल्य ज्यादा दे दें, कालांतर में सरकार जब नियमित मंडी की व्यवस्था को ध्वस्त कर देगी तो वो उसका शोषण करना शुरू करेंगे। ये कारपोरेट पूंजीपतियों की जानी पहचानी
चाल यही नहीं पूरे विश्व भर में है, उसके बहुत से उदाहरण है। देखिए, एक तो ये समझिए कि किसान को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता है वो है क्यों, और क्या वह भारत के ही किसान को जरूरत है या पूरे विश्व के किसानों को है। तो मैं इसके दोनों पक्ष का उत्तर दूंगा। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि खेत को तैयार करने से लेकर उसमें बिजाई करना, उसकी निराई करना, गुड़ाई करना, सिंचाई करना, उर्वरक डालना, दवाई छिड़कना, काटना, ओसाई करना, भरना, ट्रांसपोर्ट करके मंडी ले जाना, उस 5.5-6 महीने, और गन्ने जैसी फसल में तो पूरे वर्ष खेती पर होने वाले सारे खर्च भी चलते हैं, परिवार के भी सारे खर्च चलते हैं। खेती में इनकम का, आय का कोई सतत प्रवाह नहीं होता। तो जिस दिन फसल आती है, किसान के जिम्मे कर्ज की अदायगी, उसकी किस्तें देना, ब्याज देना, जो उधार ले रखा है वो वापस करना, अपने ट्रैक्टर, मशीनरी, ट्यूबवेल उनकी मरम्मत कराना, शादी विवाह करना, उसकी प्रतीक्षा करने की स्थिति नहीं रहती। उस मजबूरी में जब भी फसल आती है, जो भाव उसे जहां मिलता है उस पर बेचने की मजबूरी, इसको अर्थशास्त्र की भाषा में डिस्ट्रेस सेल कहा जाता है, विवशता की बिक्री। और पूरे विश्व में कोई बड़े से बड़ा पूंजीपति देश भी ऐसा नहीं है जो अपनी खेती को सब्सिडी नहीं देता हो। अगर आप अमेरिका और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इनका उदाहरण लें तो भारत के किसान से 15-15, 20-20 गुना सब्सिडी उनको मिलती है। तो जब ये कहा जाता है कि खुले बाजार में, जो आप उदारीकरण की बात कर रहे हैं, तो खुले बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य है वो इसलिए कम है क्योंकि वहां के किसान को इतनी भारी सब्सिडी दी जाती है, उसकी स्थिति रहती है कि वो मंदा बेच दे। आप उसका 1/4 भारत में दे दीजिए तो भारत का किसान भी उनसे सस्ता कर देगा। तो ये उदारीकरण की बात कही जाती है, वो उन मार्केट इकोनॉमिस्ट्स का तर्क है जो कहते हैं कि बाजार की शक्ति पर सब छोड़ देना चाहिए, और वो सरकार को लगातार ये सलाह देते रहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करके भंडारण करने का जो काम है, ये सरकार के ऊपर अनावश्यक बोझ है, और उसके संसाधन जो आधारभूत ढांचे के विकास और आर्थिक विकास में लगने चाहिए वो इसमें बर्बाद होते हैं, वो इसको बर्बादी मानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये गलत तर्क दिया जाता है। हाँ, अगर प्रतिस्पर्धा करनी है तो जो वर्तमान मंडी कमेटी का सिस्टम है इसको पूरे भारत में फैलाइए। आलोचना तो यह है कि सरकार उसकी खरीद नहीं करती, केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी को छोड़कर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां खरीद शुरू की है वहां खेती की प्रगति भी हुई है। तो इसलिए दोनों व्यवस्थाओं को आपस में प्रतिस्पर्धा कराएं तो कोई चिंता नहीं है, पर अकेले पूंजीपतियों के पंजे के लिए छोड़ देंगे तो भारी शोषण हो जाएगा। ये जो मुद्दा जहाँ पर आकर अटक गया, आपने तो एक तरह से पूरा विषय समझा दिया कि इस वक्त मूल समस्या क्या है। लेकिन बात ये है कि अगर सरकार को कानून वापस लेने के लिए कहा जाए तो उसके लिए असहज स्थिति है। आप पार्लियामेंटेरियन रहे, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो अगर सरकार कानून में बदलाव करने को तैयार है तो क्या इससे गतिरोध नहीं टूटना चाहिए? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो खामियां हैं कानून की, एक तो वो इस बात का सबूत है कि शुरू में इनिशियली सरकार ने जो कानून बनाया था उसका ड्राफ्ट जो था वो, उसमें बहुत खामियां थी। इट वाज सरकार ने खुद कन्फेस किया, खुद स्वीकारोक्ति की है कि उन कानूनों में ड्राफ्ट करने में गलती हुई है, तभी तो संशोधन को तैयार हुए हैं। दूसरा, हमारा ये कहना है कि मूल तत्व कृषि नीति का ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक अधिकार बनाया जाए, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस को संविधान का दर्जा देकर स्वायत्तशासी संस्था बनाया जाए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जिस लागत का हिसाब लगाया जाता है उसको इंडस्ट्रियल कॉस्टिंग के हिसाब से लगाया जाए, और जो विवाद सुलझाने की परिस्थिति वो है, व्यवस्था है, उसके इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाए जाएं। अगर ये चारों व्यवस्थाएं होती हैं तब सुधार लाए जाएं, तब तो सुधार लाभकर हो सकते हैं। और अगर उनकी एब्सेंस में, उन चारों व्यवस्थाओं की गैरहाजिरी में इनको लाया गया तो किसान की पहले से अधिक दुर्गति होने की संभावना साफ दिख रही है, और ये सरकार का जिम्मा है। अविश्वास उनके कारण हुआ है, ये विश्वास उन्हीं को जमाना है। किस प्रकार वो किसान को विश्वास में लेते हैं ये सरकार का काम है। अच्छा, एक सवाल सर मेरा आपसे ये है कि सरकार बार बार कहती है कमेटी बना लेते हैं, उसमें एक्सपर्ट भी हो, किसान संगठन के कुछ नेता भी हो, सरकार की ओर से भी कुछ चेहरे हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग ऐसे संकेत दिए हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक सही तरीका हो सकता है इस मामले पे आगे बढ़ने का?
देखिए, मैं ये समझता हूँ, एक बड़ी निष्पक्ष बात आपको कह रहा हूँ कि जब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में रुचि ले रहा है और जो उन्होंने अपने अभी तक न्यायाधीशों ने बातें कही हैं कि एक ऐसी निष्पक्ष कोई समिति बना दी जाए, किसानों से संवाद किया जाए, और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि आंदोलनकर्ताओं का अधिकार है, हम उसको रोक नहीं सकते, उन्हें रोकना चाहिए। तो इन बातों में सरकार को किसानों को विश्वास में लेकर और समिति गठित करके उनसे ईमानदारी से एक बात करके और एक परस्पर एक जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो ऐसा हल खोजना चाहिए, ये सरकार का काम है। ठीक है सर, एक सवाल और, क्या प्राइवेट प्लेयर्स का या प्राइवेट कंपनियों का उतरना ये बहुत बड़ा खतरा इसे बनाकर पेश किया जा रहा है, या वाकई ये खतरा है? निश्चित रूप से खतरा है वरुण जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भारत सरकार के नीति निर्धारण के उच्चतम स्तर पर योजना आयोग और कृषि मंत्रालय में काम कर चुका हूं। ये जो तथाकथित आधुनिक अर्थशास्त्री हैं जो उदारीकरण का नाम लेते हैं, उनकी सारी नीतियों का जोर बहुराष्ट्रीय बड़े कारपोरेट कंपनियों के पक्ष में रहता है और उसको जो जुमले हैं वो अर्थशास्त्र के गढ़ते हैं जिसको गरीब और साधारण आदमी समझ नहीं पाता है। तो इन निहित स्वार्थों की जो लॉबी है उसका मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है। और फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं, ये उत्तर हालांकि मैं आपको दे चुका हूं, कि अगर वो आना चाहते हैं तो आज जहां सरकार खरीद करती है वहां आकर खरीद करने से कौन रोक रहा है? उनको खरीद लेना। वो अगर गेहूं का भाव 1975 है मंडी में और कोई बड़ा व्यापारी या प्रसंस्करण करता निर्यातक 2000 या 2025 लेना चाहता है तो सरकार का बोझ कम हो जाएगा, वहीं से खरीदना शुरू कर दें। वो कौन मना कर रहा है उनको? सरकार तो मजबूरी में खरीद रही है ना। अगर प्राइवेट सेक्टर आकर उनका सहकार करता है और एक पूरक व्यवस्था की रचना करता है तो स्वागत है, उन्हीं मंडियों से खरीद लें वो जाकर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अविश्वास जो पैदा हुआ वो सरकार और सत्ताधारी पक्ष की तरफ से हुआ, उनकी गलतियों से। तो पहले वो उनका स्पष्टीकरण करें और दूसरे किसानों का विश्वास जीतें, ईमानदारी से उनसे बात करें, उनके जो आशंकाएं हैं उनको दूर करें। और परस्पर बात करने के लिए तो मैं दोनों पक्षों से निवेदन करूंगा कि अपनी हठधर्मिता छोड़कर और ईमानदारी से एक प्रयास करें जिससे भारत के हित में और किसानी के हित में, अर्थव्यवस्था के हित में कोई सर्वसम्मत समझौता दोनों के बीच में हो जाए।